गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल। ये इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारा 17th चैप्टर चल रहा है उसका कंटिन्यूएशन है प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to protect every state against external aggression, internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। आर्टिकल 355 एक तो होता है आर्टिकल 355। तो आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मतलब सेंटर पे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, एक ड्यूटी डालता है, एक ऑब्लिगेशन डालता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप स्टेट्स को जो है एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाइए और ये इंश्योर करिए कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है। तो स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 355 दे रहा है सेंटर को कि आप स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएंगे और आप ये इंश्योर करेंगे कि जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है। This duty is to be performed which the center can take over the government of the state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state। तो अब 355 के अंदर स्टेट के पास ये ड्यूटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए सेंटर के पास ये ताकत है कि वो अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले सकती है। और कैसे लगा के 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा के। और ये कब लगेगी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होगा। इसका मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलेगी तो सेंटर जो है अंडर आर्टिकल 356 वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है अंडर आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि तब लगाई जाती है जब मतलब जब स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स, वन मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 इटसेल्फ एंड अनदर इन आर्टिकल 365। तो प्रेसिडेंट रूल आप कब लगा सकते हो, क्या रीजंस पे लगा सकते हो, किस ग्राउंड्स पे लगा सकते हो? नेशनल इमरजेंसी को हमने देखा था, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगाई जाती है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। अब अभी तो सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी इस वक्त नहीं है, उसको 44th अमेंडमेंट से चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था। तो आज की डेट में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे लगाई जाती है। तो प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है? दो रीजंस, दो ग्राउंड्स पे लगाया जाता है। एक तो आर्टिकल 356 में मेंशन है और दूसरा जो है आर्टिकल 365 में मेंशन है। 365 में मेंशन है। पहला रीजन जो है वो मेंशन है आर्टिकल 356 में और दूसरा रीजन जो है वो मेंशन है आर्टिकल 365 में। Article 356 empowers the president to issue a proclamation if he or she is satisfied find that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। तो आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है कि प्रेसिडेंट जो है एक प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं और प्रेसिडेंट को लगा सकते हैं जब उन्हें प्रेसिडेंट को ये लगे कि एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है। नोटेबली द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट अदरवाइज टू और दैट इज इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। और प्रेसिडेंट रूल पहली बात तो 356 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो जब उनको ऐसा लगे कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है स्टेट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। और ये प्रेसिडेंट रूल कब लगाएंगे? वो या तो गवर्नर एक रिपोर्ट देगा, सेंटर जो है अपने एजेंट को अपॉइंट करती है हर एक स्टेट में एज अ सेंट्रल का एजेंट गवर्नर काम करता है हर एक स्टेट में। तो गवर्नर अगर एक रिपोर्ट दे दे कि स्टेट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है तो भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं और बास केसों में प्रेसिडेंट जो है बिना गवर्नर की रिपोर्ट भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। आर्टिकल 365 अब ये तो हो गया पहला रीजन। अब दूसरा रीजन आर्टिकल 365 में मेंशन है, सेज दैट वेदर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 365 ये कहता है कि जब भी स्टेट जो है सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, उनको लागू नहीं करता है, तो ये लॉफुल है प्रेसिडेंट के लिए कि वो अब सिचुएशन को अपने हाथ में ले ले और प्रेसिडेंट रूल लगा दे इस रीजन पे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्नमेंट स्टेट की नहीं चल रही। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेंटर को ताकत देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ये ताकत दी है कि वो स्टेट्स को जो है डायरेक्शन दे सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बहुत सारे डायरेक्शंस दे सकती है। अगर स्टेट जो है उन डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। यही कहने की बात है आर्टिकल 365 के अंदर। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, प्रेसिडेंट ऑब्वियसली उसका प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट देंगे, लेकिन उसको पार्लियामेंट से कैसे अप्रूव कराया जाएगा, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, ये देखते हैं। A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of issuing। तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दिया, उसको दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों से भी आपको जो है अप्रूव कराना होगा प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को। और 2 महीने के अंदर अंदर जब से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, मतलब सपोज करिए जनवरी 1 है तो आज प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन दिया, तो इसके 2 महीने के बाद तक मतलब फरवरी की खत्म होने से पहले पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है उसको पास कराना होगा उस प्रोक्लेमेशन को। However, if the proclamation of president rule is issued at the time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha take place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation will survive until the 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstruction, provided that the Rajya Sabha approve it in the meantime। ये सेम वही क्लॉज है जो हमने नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंदर पढ़ा था। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। अगर एक ऐसी सिचुएशन है, सपोज कर लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि
एक प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के बाद अब 2 महीने का टाइम है लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव कराने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने यहाँ प्रोक्लेमेशन दिया प्रेसिडेंट रूल का, वहाँ लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होगा। अब नई लोकसभा चुन के आएगी, तो नई लोकसभा चुन के जब आएगी, नई लोकसभा को कंस्ट्रक्ट करना होगा, इलेक्शन हो गए, नई लोकसभा चुन के आएगी, उसके बाद लोकसभा की जो पहली सिटिंग होगी उसकी पहली सिटिंग के 30 दिन तक जो है ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, और ये तभी होगा जब राज्यसभा मीन टाइम उसको अप्रूवल दे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराना है, कोई भी अगर एक भी उसको ना कर देगा तो वो प्रोक्लेमेशन वैसे भी हट जाएगा। इसलिए अगर राज्यसभा जो है अप्रूवल दे देती है तो लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद जब ये फर्स्ट सिटिंग होगी नई लोकसभा की, उसके 30 डेज तक जो है प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा। If approved by both the houses of the parliament, the president rule continues for the 6 months. The 42nd Amendment Act of 1976 has raised the period of 6 months to 1 year. Thus, once approved by both the houses of the parliament, the proclamation of president rule could continue for 1 year. But the 44th Amendment Act of 1978 again reduced the period to 6 months. तो अगर एक बार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रोक्लेमेशन दे दी, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा दिया गया, तो एक बार के लिए इमरजेंसी जो है 6 महीने तक चलेगी, फॉर 6 मंथ्स। प्रेसिडेंट रूल जो है वो 6 महीने के लिए चलेगा। यहाँ पे मैं जब बार बार इमरजेंसी कह रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा हूँ। नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने पूरा डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया है। ये अब यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब प्रेसिडेंट रूल है, ये याद रखिए। तो एक बार अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन दे देते हैं और वो प्रोक्लेमेशन लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर, तो ये कब तक चलेगी? 6 महीने तक चलेगी इमरजेंसी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 रेज द पीरियड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 का, किसने लाया था? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया था। उसने इस जो प्रेसिडेंट रूल के 6 महीने का जो एक बार में अगर अप्रूवल हो गया तो 6 महीने तक चलेगा, ये ड्यूरेशन को 1 ईयर कर दिया था, मतलब ड्यूरेशन को बढ़ा दिया था। अगर एक बार, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोक्लेमेशन दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा तो इमरजेंसी कब तक चलेगी? प्रेसिडेंट रूल कब तक चलेगा? 1 साल तक चलेगा, 6 महीने तक नहीं। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये किसने लाया था? जनता गवर्नमेंट ने लाया था। तो इसने फिर वो 1 साल को 6 महीने में रिड्यूस कर दिया। तो उसके बाद फिर अब नॉर्मल 6 महीने वाला एक जो है प्रोविजन चल रहा है। It can be extended for the maximum period of 3 years. The president rule imposed in May 1987 in Punjab was allowed to continue for 5 years under 68th Amendment Act of 1981. मतलब कि एक बार में 6 महीने के लिए आप जो है प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा सकते हो, उसके बाद अप्रूवल करके 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जो मई 1987 में जो पंजाब में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो 5 साल तक चला था, क्योंकि जो कंडीशन थी वो बहुत ही हाथ से बाहर निकल गई थी। तो 68th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 पास किया गया। उसके बाद ये जो पंजाब का प्रेसिडेंट रूल था ये 5 साल तक चला। विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स, वही बात कि जो है आप 6 महीने में एक बार आप अप्रूवल ले सकते हैं। हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा और आप मैक्सिमम 3 साल तक इमरजेंसी जो है उसको चला सकते हो, प्रेसिडेंट रूल को चला सकते हो। हाउएवर इफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल द 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग दैट इज फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड दैट द राज्यसभा हैज़ इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट कंटिन्यूएशन। फिर से वही क्लॉज, पहली चीज़ तो एक चीज़ होती है प्रेसिडेंट समय पहले तो प्रोक्लेमेशन देते हैं, उसके बाद उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कराना लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। और दूसरी चीज़ होती है अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज हो गया है, वो 6 महीने का टाइम हो गया, लेकिन लास्ट के अब सपोज कर लीजिए 6 महीने का टाइम चल रहा है, उसको और कंटिन्यू करना है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई। दोनों केसेस में भी लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, लेकिन अगर राज्यसभा उसको मीन टाइम में अप्रूवल देती है, मतलब राज्यसभा का अप्रूवल है ओके, आज राज्यसभा में कंटिन्यूएशन को और अप्रूवल को ओके कह दिया, लेकिन जो लोकसभा का डिसॉल्व हो गई ना, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करके आएगी, तो नई लोकसभा जो है कंस्ट्रक्ट होगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग से जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसकी पहली सिटिंग से 30 दिन तक जो है वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, चाहे वो अप्रूवल का हो या कंटिन्यूएशन का हो। उसके बाद लोकसभा अपना डिसीजन लेगी, और ये तभी होगा जब राज्यसभा उसको अपना अप्रूवल देगी, अपना कंटिन्यूएशन देगी, क्योंकि दोनों ही केस में अप्रूवल में भी और जो है कंटिन्यूएशन में दोनों में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल जरूरी है। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और प्रेसिडेंट रूल याद कीजिए, नेशनल इमरजेंसी में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए थी? स्पेशल मेजॉरिटी। प्रेसिडेंट रूल में कौन सी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी आसान है, स्पेशल मेजॉरिटी जो है थोड़ा मुश्किल है। तो प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो कंटिन्यू अगर इसको कराना है या फिर इसको अप्रूव कराना है, दोनों ही केसेस में आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा। किससे कराना होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उन लोगों की मेजॉरिटी, मतलब 50% से अगर एक ज़्यादा भी वोट कर देते हैं उसकी हामी तो वो अप्रूव्ड माना जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन नहीं है, जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उन लोगों की 50% से एक ज़्यादा वोट चाहिए। तो ऊपर का तो केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रोक्लेमेशन चाहे कंटिन्यूएशन का हो, चाहे प्रोक्लेमेशन अप्रूवल का हो, लोग प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल का हो, चाहे वो कंटिन्यूएशन का हो, अगर
वो उस वक्त आ रहा है जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। तो राज्यसभा अगर उसको अप्रूवल दे देती है तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक नई लोकसभा कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी, उस फर्स्ट सिटिंग से लेकर 30 दिन तक जो है ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, तब लोकसभा अपना डिसीजन देगी। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोविजन टू पुट रेस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इमरजेंसी को ये बहुत बार चैप्टर में और भी आने वाला है, क्योंकि इमरजेंसी के प्रोविजंस को उसको लागू करने के जो प्रोसेस है उसको थोड़ा टफ करने की कोशिश की है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने कुछ नए प्रोविजंस डाले थे जो पार्लियामेंट की पावर को कम करते हैं, पार्लियामेंट की पावर को रेस्ट्रेन करते हैं कि वो जो है प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। थस इट प्रोवाइडेड बियॉन्ड 1 ईयर द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट द टाइम ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको आप 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ा सकते हो 6 महीने के लिए, मतलब एक बार में वो 6 महीने के लिए ही बढ़ेगा, 3 साल से मैक्सिमम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको 1 साल के बाद भी उसको बढ़ाना है और 6 महीने के लिए, तो आपको 2 कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करनी होगी। वो 2 कंडीशंस क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल ऑफ इंडिया और इन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होनी चाहिए या तो पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के कोई पार्ट में। इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब इलेक्शन कमीशन को ये क्लैरिफाई करना होगा, ये कहना होगा कि जो स्टेट में इमरजेंसी लगी है वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम जनरल इलेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है सिचुएशन ज़रा वैसी है, अब इलेक्शन कराने के लायक सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन बहुत ज़रा डिफिकल्ट है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक, मतलब प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल को कभी भी हटा सकते हैं उनकी मर्जी से एक प्रोक्लेमेशन देके, और ऐसे प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी केस में भी सेम था, लगाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट चाहे तभी भी हटा सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी में अब तो ऐसा भी हो गया है कि अगर जो है लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके कहेगी तो भी प्रेसिडेंट को हटाना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ये प्रेसिडेंट जो है जब चाहे तब हटा सकते हैं। अप्रूव कराने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको हटाने के लिए जब चाहे तब हटा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे ये देखते हैं। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अब इसका नाम ही है स्टेट इमरजेंसी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलरली इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और नाम ही कह रहा है प्रेसिडेंट रूल, मतलब प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो पावर्स है वो आ जाएगी, प्रेसिडेंट की पावर एक्सटेंड हो जाएगी थोड़ी। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, ही और शी कैन टेक द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। और पहली बात तो ये मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की जो है एडवाइस पे काम करते हैं। आर्टिकल 74 के हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को करना होगा और वो एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो टेक्निकली अगर देखा जाए जो भी प्रेसिडेंट डिसीजंस लेते हैं ना, उसके पीछे जो एडवाइस होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की होती है। मतलब एक्चुअल में पावर अगर देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के पास है, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास है। तो अब देख लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास जो है वो सारे फंक्शंस आ जाते हैं, वो सारी ताकतें आ जाती हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है मोस्टली गवर्नर जो है स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसकी पावर सारी एग्जीक्यूटिव पावर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। फर्स्ट पॉइंट में तो ये कहा रहा है कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर उस स्टेट के प्रति बढ़ जाएगी। ही और शी कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर करेंगे कि अब जो स्टेट में इमरजेंसी लगी है उस स्टेट की एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी, वो उस स्टेट के लिए लॉज बनाएगी स्टेट लिस्ट पर। तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि अब जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट करेगी। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो दे दी जाएगी पार्लियामेंट को, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को। ही और शी कैन टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एन बॉडी और एन अथॉरिटी इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट के पास ताकत आ जाती है कि वो सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि कोई भी एक बॉडी या फिर अथॉरिटी को सस्पेंड भी कर सकते हैं। देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट रूल के टाइम अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कोई भी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे मिनिस्टर्स को जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर है उनको वो डिसमिस करा देंगे। द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो स्टेट गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ में, मतलब प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, असल ताकत प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे स्टेट का, और उसमें उनकी हेल्प कौन करेंगे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं जनरली, और या फिर कोई एक ऐसा एडवाइजर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अपनी मर्जी से। दिस इज द रीजन वाई अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज पॉपुलरली
पॉपुलरली नोन एज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पावर जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, इसलिए अंडर आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी है इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, इसको स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। फर्दर द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। मतलब या तो इस केस में या तो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड हो जाएगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी। सस्पेंड होने का मतलब टेम्पररी उनकी पावर ले ली जाती है, उनको सस्पेंड किया जाता है, हटा दिया जाता है। डिसॉल्व के केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पूरे के लिए डिसॉल्व हो जाती है, हट जाती है, नए जो एमएलए हैं वो चुन के आएंगे, नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म करेंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में भी सेम केस है। सस्पेंशन ऑफ लोकसभा अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में जो एग्जिस्टिंग एमपीज जो होते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं वो हट जाएंगे, नई लोकसभा चुन के आएगी, नए एमपीज चुन के आएंगे। द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स एंड द स्टेट बजट। तो सेकंड पॉइंट में हमने देख लिया था कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी बिल्स है, जो भी एक्ट्स हैं वो पार्लियामेंट पास करेगी, इंक्लूडिंग द स्टेट बजट। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, मतलब जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाएगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी तो कौन लॉ बनाता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मीकांत में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम और हर इन दिस रिगार्ड। मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है, जब स्टेट की अगर कोई स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट रूल लग गया यानी कि स्टेट की इमरजेंसी लग गई, तो पार्लियामेंट उस स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाने की ताकत जो है प्रेसिडेंट को दे सकता है या फिर कोई भी किसी अथॉरिटी को दे सकता है। कोई भी अथॉरिटी को पावर देगा कि आप इस स्टेट के लिए लॉज बनाइए, लेजिस्लेटिव पावर आप एक्सरसाइज कीजिए, या तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को देंगे या फिर कोई एक अदर अथॉरिटी को। द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और any other specified authority can make laws conferring powers and impose duties on the center or its officer and authority। मतलब पार्लियामेंट या तो पार्लियामेंट या फिर अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कोई ताकत देती है, पहले फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था ना, पार्लियामेंट या तो वो खुद करेगी या फिर प्रेसिडेंट को ताकत देगी या फिर प्रेसिडेंट की जगह कोई भी एक अथॉरिटी को लॉज बनाने की ताकत देगी। तो पार्लियामेंट अगर डेलीगेशन हुआ है यानी कि पावर प्रेसिडेंट को भी दी गई है या फिर कोई एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दी गई है, तो वो लॉज बनाएंगे और पावर्स देंगे और ड्यूटीज़ जिम्मेदारियाँ लगाएंगे सेंटर को और उसके ऑफिसर्स को या फिर कोई भी एक अथॉरिटी को उस स्टेट से रिलेटेड। The President can authorize, when the Lok Sabha is not in session, the expenditure from the state consolidated fund pending its sanction by the Parliament। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है, जब लोकसभा का कोई भी सेशन सेटिंग नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इंडिया के पास जो पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। हर एक स्टेट के पास अपना स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इससे पहले कि जब सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन सब पढ़ रहे थे तो तब देखा था। तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से प्रेसिडेंट पैसा निकाल के कोई भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और बाद में ये पैसा जो है सैंक्शन किससे होगा, पार्लियामेंट के थ्रू होगा। A law made by the parliament or president or any other specified authority continue to be operating even after the president rule. This means that the period for which a law remains in force is not conterminous with the duration of the proclamation। मतलब मैंने ज़री देर पहले बताया था कि जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, जहाँ पे अगर कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर या तो डिसॉल्व हो जाएगी या फिर सस्पेंड हो जाएगी। तो लॉज कौन बनाएगा? लॉज इन केस में या तो पार्लियामेंट बनाएगी या फिर पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट करेगी। पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट करके किसको देगी? प्रेसिडेंट को देगी या फिर कोई भी एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी को देगी जो लॉज बनाएगी। और ये वो लॉज जो पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट या फिर स्पेसिफाइड अथॉरिटी बनाएगी जिसको पावर मिलती है वही बनाएगी लॉज। तो वो लॉज जो है प्रेसिडेंट रूल के बाद भी जो है कंटिन्यू करेंगे। द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट और एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। मतलब प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी ये लॉज जो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल के दौरान बनाए थे वो तभी भी जो है कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेशन में रहेंगे। इसका ये मतलब है कि जो पीरियड है ना, जहाँ जब तक वो लॉज रिमेन फोर्स में रहेंगे, मतलब वो लॉज कब तक लागू होंगे, इसका जो पीरियड है ना, इससे प्रोक्लेमेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट रूल जब तक चलेगा वो अलग बात है, और ये जो लॉज हैं ये कब तक वैलिड रहेंगे, कब तक फोर्स में रहेंगे वो अलग बात है। इन दोनों पीरियड का एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन नहीं है। नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को कोई भी अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, क्योंकि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फंडामेंटल राइट्स का जो है सस्पेंड हो गया था, तो इमरजेंसी के दौरान ही वो लॉज जो थे जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट थे वो वैलिड थे। इमरजेंसी खत्म हो जाएगी वो लॉज भी जो है इनऑपरेटिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो लॉज ये बनाए गए हैं ये फोर्स में कब तक रहेंगे, ये ड्यूरेशन का और जो प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशन का, इसके प्रोक्लेमेशन का, ये दो ड्यूरेशन का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। बट इट कैन बी रिपील्ड और अल्टर रीइनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब
सपोज कर लीजिए प्रेसिडेंट रूल लग गया, स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिसॉल्व हो गई, तो पार्लियामेंट जो है या तो खुद लॉज बनेगी या फिर पार्लियामेंट अपनी पावर प्रेसिडेंट या फिर किसी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगी, मतलब किसी भी अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को लॉज बनाने की ताकत दे देगी। प्रेसिडेंट या फिर अथॉरिटी या फिर पार्लियामेंट किसी ने भी लॉ बना दिया, प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, वो लॉ ऑपरेटिव है, लेकिन वो तब तक ऑपरेटिव रहेगा, वो कब तक ऑपरेटिव रहेगा ये डिपेंड करेगा वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर का। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, या फिर अगर सस्पेंडेड कोई स्टेट लेजिस्लेचर थी वो फिर से पावर में आ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि इस लॉ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसको कुछ चेंज कर सकती है, कुछ मॉडिफाई कर सकती है, या फिर पूरे को हटा सकती है। It should be noted here that the president cannot assume to himself the powers vested in the concern of High Court, State High Court, or suspend the provisions of the Constitution relating to it. इसका ये मतलब है प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पावर ले सकता है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर ले सकता है, मतलब लॉज बनाने की ताकत ले सकता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है स्टेट की हाई कोर्ट की पावर्स नहीं ले सकता, क्योंकि जुडिशरी अलग है। जुडिशरी की पावर जो है प्रेसिडेंट रूल के दौरान उस जुडिशरी की पावर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ नोट करने की है, प्रेसिडेंट जो है खुद को वो पावर नहीं दे सकता जो एक स्टेट हाई कोर्ट की कंसर्न है, मतलब जो पावर स्टेट हाई कोर्ट के पास है वो खुद को नहीं दे सकता, स्टेट हाई कोर्ट की पावर वो ले भी नहीं सकता, और वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है उसको भी प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर, फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट रिमेन्स सेम इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है, जो स्टेटस दी है, जो ड्यूटी दी है, जो फंक्शन दी है, जो पोजीशन दी है एक स्टेट की हाई कोर्ट को, वो प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी बरकरार रहेगी। मतलब प्रेसिडेंट रूल से जुडिशरी को, यानी कि स्टेट की हाई कोर्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जुडिशरी अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, जुडिशरी की पावर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। A comparison of national emergency and the president rule in terms of the grounds, parliamentary approval, duration, revocation and consequences are given in the table 17.1। अब आपकी एम लक्ष्मीकांत में टेबल 17.1 जो मैं एडिशन यूज़ कर रहा हूँ वो 7th एडिशन है, उसमें टेबल 17.1 है। तो उसमें नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 दोनों को कंपेयर किया गया है। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड्स पे उन लोगों को लगाया जाएगा, पार्लियामेंट से कैसे अप्रूवल लेना है, कितनी समय तक वो चलेगा, कौन उसको खत्म कर सकता है, मतलब रिवोक, कैंसिल, रिपील कौन कर सकता है, और क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये सब एक ब्रीफ एक बार देख लेते हैं। तो समय पहले नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, it can be proclaimed only when the security of India or a part of it is threatened by the war, external aggression and armed rebellion। तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 आप तभी लगा सकते हो, क्या रीज़न, मतलब रीज़न क्या होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी को लगाने का, या तो पूरे इंडिया का या फिर इंडिया की कोई पार्ट की सिक्योरिटी जो है उसको खतरा है, किससे, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन तो पहले वर्ड नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू आर्म्ड रेबेलियन स्पेसिफिक वर्ड ऐड किया गया। तो अब 3 बेसिस है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे अगर जो है इंडिया को या फिर इंडिया की कोई एक पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा है तो तब आप नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगा सकते हो। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड और in accordance with the provisions of the constitution due to the reason which may not have a connection with external aggression, war और armed rebellion। तो प्रेसिडेंट रूल आप तब लगा सकते हो जब आपको ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर लगाती है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट लगाते हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन करते हैं, वो ऑब्वियसली जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेंगे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगाती है। तो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 तब लगाया जाएगा जब ये लगता है कि जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, और ये रीज़न या तो होगा या तो नहीं होगा, मतलब मे बी और मे नॉट बी, कोई कनेक्शन हो सकता है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन, या फिर हो भी नहीं सकता है, लेकिन मेन रीज़न क्या है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अब नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यूज टू फंक्शन, एक्सरसाइज द पावर्स असाइन्ड टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Its effect is that the center gets concurrent power of administration legislature in the state। तो जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगती है तो जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर का फर्क ये है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब लॉज को इंप्लीमेंट करने वाली ताकत, मतलब इंप्लीमेंटेशन करने वाली ताकत, एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, एग्जीक्यूटिव की जरा डेफिनेशन ब्रॉड है, तो वो लोग जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल तो हो जाती है, लेकिन स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉज बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव है वो फंक्शन करती है, वो सस्पेंड नहीं हुए, उनको हटाया नहीं जाता है। इतना है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो जाती है, सेंटर जो है डायरेक्शन देता है स्टेट को, तो और स्टेट को डायरेक्शंस मानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी फंक्शंस, जो भी पावर्स दिए हैं स्टेट की एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब नेशनल इमरजेंसी में वो काम करते हैं, वो सस्पेंड नहीं हुए। सिर्फ फ़र्क इतना है, सेंटर को भी कॉन्करेंट पावर मिल जाती है, मतलब नॉर्मल केसेस में जब कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, तब सेंटर जो है लॉज बनाएगा,
यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे वो लॉ नहीं बनाएगा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सेंटर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाएगा। मतलब स्टेट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट की जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है, वो एरिया पे सेंटर को भी पावर मिल जाती है। और अगर दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आ रही है, तो सेंटर को जो है उसकी लॉस को प्रायोरिटी दी जाएगी और सेंटर जो है डायरेक्शन भी दे सकता है। मतलब स्टेट पूरे जो है सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगी। ये बात करिए। मेन पर्पस आप फोकस किस पे करिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट जो है सस्पेंड नहीं हो रही है, सिर्फ उनको फंक्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो किसके डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, सेंटर के अंदर। अब देखें प्रेसिडेंट रूल। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट। इन ब्रीफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स आर अज्यूम्ड बाय द सेंटर। जब प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑपरेशन में, तो जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, मतलब स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है, उन सबको डिसमिस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, मतलब हर एक स्टेट के पास अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों को फंक्शन करने से रोका जा रहा है, इनका फंक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा है। नेशनल इमरजेंसी में फंक्शन कंटिन्यू था, लेकिन स्टेट सेंटर के ऑर्डर्स के अंडर ये लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे इन लोगों को पूरे के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, या फिर डिसॉल्व किया जा रहा है। प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू। मतलब गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और पार्लियामेंट जो है लॉज बनाएगी स्टेट के रिलेटेड। नॉर्मल केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के ऊपर लॉ बनाती थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो लॉज बनाएगी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या तो डिसॉल्व होगी या तो सस्पेंड होगी। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ, इन ब्रीफ अगर मैं कहूँ, तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की है वो सेंटर के पास चली जाएगी प्रेसिडेंट रूल के दौरान। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 Under this, Parliament can make laws on the subjects enumerated in the state list only by itself. That is, it cannot delegate the same to any other body or authority. तो जब नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाती है कि वो लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, और पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट अपनी पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती, किसी और को दे नहीं सकती, कोई भी बॉडी को या फिर कोई भी अथॉरिटी को पार्लियामेंट नहीं देगी। पार्लियामेंट ही स्टेट के लिस्ट के ऊपर लॉ बनाएगी नेशनल इमरजेंसी के दौरान। President rule under Article 356. Under this, the Parliament can delegate the power to make laws for the state to the President or to any other authority specified him or her. प्रेसिडेंट रूल में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट जो है लॉज बना रही है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। मतलब अपनी पावर दे सकती है, लॉज बनाने की पावर, या फिर स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाने की पावर या तो वो प्रेसिडेंट को देगी या फिर कोई भी एक अथॉरिटी को, वो पार्लियामेंट की मर्जी। सो फार द प्रैक्टिस हैज़ बीन for the president to make the laws for the state in the consultation with the members of the parliament from the state. Such laws is known as President's Act. अब तक जितनी भी बार ऐसा हुआ है, तो लॉज बनाने की ताकत जो है प्रेसिडेंट को ही मिली है, प्रेसिडेंट ही लॉ बनाते हैं। पार्लियामेंट ने जब किया है प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट को ही पावर दी है, और प्रेसिडेंट स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाएंगे और किससे कंसल्ट करेंगे, एक बार बातचीत करेंगे, किससे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करेंगे। और इस लॉ को कहा जाता है प्रेसिडेंट्स एक्ट। अब नेशनल इमरजेंसी, देर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इस ऑपरेशन, इट कैन बी कंटिन्यूड इंडेफिनेटली विद द पार्लियामेंटरी अप्रूवल फ्रॉम एवरी 6 मंथ्स। मैंने नेशनल इमरजेंसी जब आपको पढ़ाया था तो ये भी कहा था कि उसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो इतने मैक्सिमम इतने साल के लिए चल सकती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी कब तक भी चल सकती है, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। मतलब एक बार के लिए आप पार्लियामेंट से अप्रूव कराकर स्पेशल मेजोरिटी लेकर आप जो है 6 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी को। There is a maximum period prescribed for his operation, that is 3 years. Thereafter it must come to an end and the normal constitutional machinery must be stored in the states. प्रेसिडेंट रूल के दौरान मैक्सिमम 3 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उसके बाद जो है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टेट्स को पावर दी गई थी वो स्टेट्स को वापस दे देनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल जो है वो 3 साल तक ही चलेगा। एक एक्सेप्शन था, वो भी था पंजाब के लिए, लेकिन वो भी बहुत ही नॉर्म जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था, तब सिचुएशन यहाँ से निकल गई थी, लेकिन वो एक ही बार हुआ है। नॉर्मल कर 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं चलता है। मैक्सिमम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए 3 साल है। अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विद ऑल द स्टेट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो जो सेंटर और सारे स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है उसमें मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस होते हैं। मतलब सेंटर जो है सारे स्टेट्स के रेस्पेक्ट में स्ट्रांग हो जाती है। मतलब सारे स्टेट्स जो है सेंटर के अंडर आ जाते हैं, सेंटर के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। सेंटर जो है पूरे स्टेट्स को डायरेक्शंस देती है। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ ओनली द स्टेट अंडर द इमरजेंसी विद द सेंटर अंडरगो मॉडिफिकेशन। मतलब प्रेसिडेंट रूल के अंदर जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी जिस स्टेट में लगी है, सिर्फ उसी के स्टेट के रेस्पेक्ट में जो है सेंटर जो है स्ट्रांग हो जाती है। वो उस स्पेसिफिक स्टेट और सेंटर की जो रिलेशंस है उसमें मॉडिफिकेशन आता है। नेशनल इमरजेंसी
every resolution of the parliament approving its proclamation or its continuation must be passed by special majority। ये मैंने कहा था कि जब नेशनल इमरजेंसी के रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लगाते हैं, तो जो प्रोक्लेमेशन है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है और हर 6 महीने के बाद उसको जो है कंटिन्यूएशन के लिए भी अप्रूव कराना होता है। तो दोनों केसेस में भी लोकसभा और राज्यसभा से कैसे पास होगा बिल? स्पेशल मेजोरिटी से। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट डाल रहे हैं, उन लोगों की 2/3 मेजोरिटी, और वो 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप का 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब जितनी स्ट्रेंथ है उसका 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, और जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। President ruled under Article 356. Every resolution of the Parliament approving the proclamation or its continuation may be passed only by the simple majority. मतलब प्रेसिडेंट रूल को लगाने का और प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने के बाद कंटिन्यू करने का जो दोनों है, ये रेजोल्यूशंस को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा। कैसे? सिंपल मेजोरिटी से। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, वोट डाल रहे हैं, उन लोगों की 50% मेजोरिटी, 50% से एक ज़्यादा। नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो नेशनल इमरजेंसी है तब फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। हमने देखा था आर्टिकल 358 और 359 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म को जो है सस्पेंड कर देते हैं। आर्टिकल 358 19 से रिलेटेड है और आर्टिकल 359 जो है 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल से रिलेटेड है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मतलब प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन। मैंने ऑलरेडी आपको जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 पढ़ाया था तो हमने ये भी कहा था प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो है नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा भी एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना होगा। लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, मतलब नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा की भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। और प्रेसिडेंट रूल में देयर इज नो सच प्रोविजन, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन हिज और हर ओन। मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है लोकसभा का कोई भी इसमें कोई भी से नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से उसको रिवोक कर सकते हैं। उनकी वो जब चाहे तब वो रिवोक इसको कर सकते हैं। लेकिन 3 साल से ज़्यादा ये चीज़ है, 3 साल से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं चल सकता। मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इज 3 ईयर्स। अब देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, मतलब कितनी बार आर्टिकल 356 इस्तेमाल किया गया है। अंडर आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। सिंस 1950 प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन मोर देन 125 ओकेशंस। मतलब 1950 के बाद से प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया 125 टाइम्स लगाया गया है। मतलब 1950 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 26 जनवरी 1950 दिसंबर जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद जो है फोर्स में आ गया था। 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आ गया था। तो 26 नवंबर 26 जनवरी 1949 26 नवंबर 1949 को बना था। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू में आया था। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आने के बाद से प्रेसिडेंट रूल जो है 125 टाइम्स लगाया गया है। फर्दर on a number of occasions president rule has been imposed in an arbitrary manner for the political and personal reasons। और ये चीज़ भी फैक्ट है कि प्रेसिडेंट रूल बहुत बार आर्बिटरी मतलब इरेशनल अनरीजनेबल तरीके से भी लगाया गया है ताकि पॉलिटिकल जो बेनिफिट है वो लिया जा सके, पर्सनल रीजंस के लिए लोगों ने लगाया है। Hence, the Article 356 has become one of the most controversial and most criticized provision of the Constitution। 125 टाइप लगाया गया है। 125 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। आर्टिकल 356 का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है, बहुत बार बहुत गलत भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए आर्टिकल 356 जो है मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1951। तो सोचिए आप 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था। 1951 मतलब अगले ही साल प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और किस में लगा गया? पंजाब में लगा गया। बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव बीन बॉट अंडर द प्रेसिडेंट रूल वंस और ट्वाइस। मतलब आज की डेट में सारे स्टेट्स जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो है प्रेसिडेंट रूल के अंदर लाए गए हैं, 1 या 2 या उससे ज़्यादा बार। लेकिन एक चीज़ है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये दोनों सिर्फ एक ऐसे स्टेट हैं जो कभी भी प्रेसिडेंट रूल के अंदर नहीं रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर इंडिया का हर एक स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर एक ना एक बार रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना अब तक नहीं रहे हैं। When the general elections were held in Lok Sabha in 1977, after the internal emergency, the ruling party Congress lost and the Janata Party came into power। तो जब जनरल इलेक्शंस हुए थे 1975 से 77 तक
इंटरनल डिस्टर्बेंस के कॉज पे जो इंटरनल इमरजेंसी थी वो लगाई गई थी। उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए इंटरनल इमरजेंसी के बाद। तो जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी वो हार गई, जनता पार्टी जो है पावर में आ गई। द न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन 9 स्टेट्स वेयर द कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर ऑन द ग्राउंड्स दैट द असेंबली इन दोज स्टेट्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द इलेक्टोरेट। तो 77 में जो है कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता पार्टी जो है पावर में। तो जो नई गवर्नमेंट आई थी जनता पार्टी की मोरारजी देसाई जी के अंडर, तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसमें? 9 स्टेट्स में। कौन से 9 स्टेट्स थे वो? राजस्थान थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। तो ये 9 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है पावर में थी। तो सेंटर पे तो वो हार गई, गवर्नमेंट बनाई जनता पार्टी ने, लेकिन 9 स्टेट्स में जो है कांग्रेस पार्टी पावर में थी। लेकिन इन सारे 9 स्टेटों में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और रीज़न ये दिया गया कि यहाँ की जो असेंबलीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ये वहाँ के इलेक्टोरेट मतलब वोटर्स के विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ के वोटर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब असेंबलीज इन दो स्टेट्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द इलेक्टोरेट। मतलब वहाँ के इलेक्टोरेट मतलब जो वोटर्स होते हैं उनकी विशेष को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। व्हेन द कांग्रेस पार्टी रिटर्न इनटू पावर इन 1980 इट डिड सेम इन द 9 स्टेट्स ऑन द सेम ग्राउंड। फिर 1980 में जो है फिर से इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस पार्टी जो है वापस आ गई पावर में। फिर उन्होंने भी सेम किया 9 स्टेटों में, और वो 9 स्टेट्स थे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इन्होंने भी सेम ग्राउंड्स में फिर 9 स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 1992 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 3 बीजेपी रूल स्टेट्स मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान बाय द कांग्रेस पार्टी ऑन द ग्राउंड्स that they were not implementing sincerely the ban imposed by the center on the religious organization। तो 1992 में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 3 बीजेपी रूल स्टेट्स में। मतलब ये स्टेट्स में बीजेपी पार्टी जो है वो पावर में थी, और वो स्टेट्स थे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने एक जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया था, और इसलिए लगाया था क्योंकि जो सेंटर ने बैन लगाया था, सेंटर ने एक बैन लगाया था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे। लेकिन ये जो स्टेट यहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी ये इन बैन को सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। इन द landmark judgment of Bommai case, SR Bommai versus Union of India case 1994, the Supreme Court upheld the validity of this proclamation on the grounds that the secularism is the basic feature of the constitution। तो इसके बाद 1994 में जो है बम्बई केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है प्रेसिडेंट रूल के सिनेरियो में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो प्रोक्लेमेशन किया है, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल लगाया है इन बीजेपी लेड स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, ये वैलिड है, और ये जो है ये वैलिड है, ये रेशनल है, ये सही है, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपने जो प्रेसिडेंट रूल लगाया ये सही है, ये कहा, क्योंकि जो यहाँ की जो स्टेट्स की जो रूलिंग पार्टी थी वो ये सिंसियरली इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पर वो सिंसियरली सेंटर के बैन को इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया वो सही था, ये कहा बम्बई केस में। But the court did not uphold the validity of the imposition of president rule in Nagaland in 1988, Karnataka in 1989 and Meghalaya in 1991। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था नागालैंड में 1988 में, कर्नाटका में 1989 में और मेघालय में 1991 में, ये सही नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर while replying to the critics for this of these provisions in the Constituent Assembly hoped that the drastic power conferred by the Article 356 would remain as a dead letter and would be used only as a measure of last resort, he observed। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर बहस हुई थी, हर एक प्रोविजंस के लिए बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, और बहुत सारे लोग जो है लॉयर्स बहुत थे उसमें, पढ़े लिखे लोग बहुत थे, उन्होंने अच्छे खासी डिबेट की, डिस्कशन किया, उसके बाद हर एक प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो कुछ लोग थे इस प्रोविजन को, मतलब प्रेसिडेंट रूल को, अंडर आर्टिकल 356 को बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्रिटिसाइज किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन क्रिटिक्स को रिप्लाई देते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा कि वो ये होप करते हैं कि ये जो पावर आर्टिकल 356 के अंदर ये जो पावर दी जा रही है ये एक डेड लेटर की तरह काम करे। मतलब मैं ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको इस्तेमाल किया ही ना जाए, डेड लेटर की तरह उसको सिर्फ रखा जाए, और ये तभी इस्तेमाल किया जाए जब कोई लास्ट ऑप्शन बचा नहीं है, मतलब लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि वो जो उनके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं पहले वो अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें, और जो प्रेसिडेंट रूल है उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करें। मतलब प्रेसिडेंट रूल को जो है लास्ट प्रेफरेंस दी जाए, जब हर एक पॉसिबल चीज़ जो है जिससे हैंडल हो सकती है, मतलब अगर कोई सिचुएशन को कुछ तरीके से हैंडल किया जा सके तो उसमें लास्ट जो चीज़ है, लास्ट बचा हुआ जो मेजर होगा वो होगा प्रेसिडेंट रूल, मतलब उसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह रखा जाए हमेशा। ही ऑब्जर्व्ड दैट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर मस्ट बी डीम्ड टू बी वैलिड बिकॉज
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट्स दिए गए थे उनको रिकॉर्ड किया गया था, और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मैं ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर मस्ट बी डीम्ड टू बी बैरिड बिकॉज दैट वुड बी एन इन्वेजन ऑन द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस स्टेट, मतलब जो सेंटर का जो इंटरवेंशन है स्टेट के मैटर्स में, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्वेजन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को जो है अपनी एक सोवरेन अथॉरिटी दी है, मतलब उनके स्फीयर ऑफ एक्शन में उनको पावर दी गई है, उनके जुरिस्डिक्शन में वो जो है पावरफुल है। अगर सेंटर उस ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है तो ये एक जो अथॉरिटी है स्टेट की अथॉरिटी, यहाँ पे प्रोविंस मतलब स्टेट, तो स्टेट की अथॉरिटी पे एक इन्वेजन होगा, खतरा होगा। दैट इज़ द फंडामेंटल proposition which we must accept by the reason of the fact that we have a federal constitution। और ये चीज़ फैक्ट है कि हमारे पास एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ पे स्टेट्स और सेंटर दोनों को पावर बांटी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बांटी है। दैट बीइंग सो, इफ द सेंटर इज टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंशियल अफेयर्स इट मस्ट बी अंडर सम ऑब्लिगेशन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस अपॉन द सेंटर। तो ज़री देर पहले हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 355 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंटर के ऊपर ये ड्यूटी, ये ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि सेंटर जो है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा, और ये इंश्योर करेगा कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है। तो डॉक्टर बी अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर इंटरफेयर कर भी रहा है प्रोविंशियल मतलब स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, अगर सेंटर इंटरफेयर कर भी रहा है तो वो सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी ऑब्लिगेशन, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी ड्यूटी रखी है। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? सेंटर को दी है, स्टेट्स के प्रति, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को जो है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जो है स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाइए, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए ही वो इंटरफेयर करेगा स्टेट के मतलब प्रोविंशियल मैटर्स में जो भी है। द प्रॉपर थिंग वी ऑट टू एक्सपेक्ट इज दैट द आर्टिकल्स will never be called into the operation and that they would remain as a dead letter। तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये कभी भी ऑपरेशन में ना आए, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये सिर्फ एक डेड लेटर की तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहे। इफ़ एट ऑल दे आर बॉट इन टू द ऑपरेशन, आई होप द प्रेसिडेंट हु इज एम्पावर्ड विद दिस पावर विल टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर एक्चुअल सस्पेंशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। और अगर ये आर्टिकल्स ऑपरेशन में लाए भी हैं तो मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये होप करते हैं कि प्रेसिडेंट जिनके पास ये पावर है कि तो वो सही से प्रिकॉशंस ले, उसकी पावर, अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करे स्टेट की जो प्रोविंस मतलब स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने से पहले। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एक्सपेक्टेशन ये था कि एक डेड लेटर की तरह काम करे, कभी इसको इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत रेयर केसों में, लास्ट रिजॉर्ट, जब लास्ट ऑप्शन दूसरे कोई भी जो मैकेनिज्म से है वो अगर सेंटर के पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, अगर दूसरे तरीक़ों से अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास, लास्ट रिजॉर्ट जो है प्रेसिडेंट रूल रहेगा। इनफैक्ट एमरजेंसी को ही, कोई भी तरीके की एमरजेंसी हो, एमरजेंसी एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना चाहिए जब कोई भी अल्टरनेटिव बचा ना हो। However, the subsequent events shows what we hope to be a dead letter of the Constitution has turned to be a deadly weapon against a number of state government and legislative assemblies। तो अब हम देख रहे हैं कि आजकल के जो इवेंट्स हुए हैं, मतलब हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं और जो अब तक चल रहे हैं, इनसे ये लग रहा है कि जिसको हमने उम्मीद की थी कि एक डेड लेटर की तरह काम करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक डेडली वेपन बन गया है। और ये किसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया है? बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो चुनी गई थी लोगों के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वैलिड स्टेट गवर्नमेंट्स थी, वर्दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उनके अगेंस्ट ये डेडली वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है। इन दिस कंटेक्स्ट HV Kamath, a member of Constituent Assembly, commented Dr. B.R. Ambedkar is dead and the articles are very much alive। तो एक इस कंटेक्स्ट में HV कामत एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने ये कमेंट किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तो नहीं रहे लेकिन उनके आर्टिकल्स जो है वो जिंदा है अभी भी। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, जुडिशरी का क्या पावर है, क्या इंटरवेंशन है। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग द आर्टिकल 356 फाइनल एंड कंक्लूजन एंड विच कुड नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर एक बार सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा, और इसके अगेंस्ट कोई भी अपील जो है आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते और प्रेसिडेंट रूल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया किसी भी ग्राउंड में, आप जुडिशरी में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। बट दिस प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 implying that the satisfaction of the president is not beyond the judicial review। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने ये कहा
कि प्रेसिडेंट अगर एक बार इमरजेंसी लगा देते हैं अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल अगर लगा देते हैं तो उसको आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड्स में, वो फाइनल हो जाएगा, ये कहा। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इसको उलट दिया, इसको पलटा दिया और ये कहा कि प्रेसिडेंट अगर उसके सेटिस्फैक्शन से प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, आप जुडिशियल रिव्यू से ऐसा इम्यूनिटी नहीं ले सकते, उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, ये कहा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने। इन द बोम्मई केस 1994 द फॉलोइंग propositions have been laid down by the Supreme Court on imposition of president rule in the state under Article 356। तो बम्बई केस था, बम्बई केस SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। तो इसमें कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाना चाहिए और कैसे कैसे लगाना चाहिए, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 10 पॉइंट्स हैं यहाँ लक्ष्मीकांत में। द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी कि प्रेसिडेंट रूल अगर प्रेसिडेंट लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लामेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल का, तो वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, मतलब जुडिशियल रिव्यू उस पर है, जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। The satisfaction of the president must be based on the relevant material. The action of the president can be struck down by the court if it is based on irrelevant or extraneous ground or if it is found to be malfied or perverse। तो ये कहने की बात है कि जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हुआ है तो स्टेट जो है प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, लेकिन वो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल में होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, एक मटेरियल होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके बेस पे प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है कि जो एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, अगर वो इररेलेवेंट है, एक्सट्रेनियस है, परवर्स है, मैलफाइड है, तो कोर्ट जो है उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है, उस प्रेसिडेंट रूल को रोक सकती है। The burden lies on the center to provide relevant material exist to justify the imposition of president rule। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और ये जिम्मेदारी किसकी है? सेंटर की जिम्मेदारी है कि सेंटर जो है एक रिलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसके बेस पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, और वो रिलेवेंट मटेरियल जो है जस्टिफाई करना चाहिए प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन को। द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और एडिक्वेसी बट इट कैन सी वेदर इट इज़ रिलेवेंट टू द एक्शन और नॉट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो ये नहीं देख सकती कि ये मटेरियल सही है या नहीं है, या फिर कितना सही है, कितना एडिक्वेट है, एडिक्वेसी है, ये सुप्रीम कोर्ट के देखना है, मतलब कोई भी कोर्ट के देखने का हक नहीं है, उसको सही है या गलत ये कोर्ट नहीं कह सकती। सिर्फ ये कोर्ट ये देखेगी कि ये जो मटेरियल है ये रेलेवेंट है या नहीं है, इसके बेस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी। If the court holds the presidential proclamation to be unconstitutional and invalid, it has the power to restore the dismissed government and revive the state legislative assembly if it was suspended or dissolved। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, मतलब प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, इनवैलिड लगता है, तो कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, और कोर्ट जो है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में यानी कि प्रेसिडेंट रूल अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो जो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिस्टोर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो डिस्मिस हुई थी उसको वापस रिस्टोर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को वापस अपनी पावर दे सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो सस्पेंड हुई थी या डिसॉल्व हुई थी उसको फिर से रिवाइव कर सकती है। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। अब ये चीज़ देखिए, अब यहाँ पे और कीजिए। समय पहले तो क्या होता है, प्रेसिडेंट को अगर ये लगता है कि स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन है, तो वो समय पहले तो प्रोक्लेमेशन देते हैं, प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन देते हैं, फिर बाद में वो प्रोक्लेमेशन जो है पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। तो अब सपोज कर लीजिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दिया, 2 महीने का टाइम चल रहा है, जब इस 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अप्रूवल देना है, पार्लियामेंट ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, तो इस 2 महीने के अंदर ये जो टाइम है ना, जब पार्लियामेंट का अप्रूवल जब तक नहीं मिला है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तभी डिसॉल्व होगी जब पार्लियामेंट इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देगा। अंटिल सच अप्रूवल इज गिवन द प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द असेंबली। जब तक उस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल नहीं मिला है, तब तक सिर्फ वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड ही कर सकते। इन केस ऑफ पार्लियामेंट फेल टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन द असेंबली विल गेट रीएक्टिवेटेड। मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप तभी डिसॉल्व कर सकते हो जब पार्लियामेंट जो है आपके प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल दे दे। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिला है, प्रेसिडेंट जो है सिर्फ असेंबली को सस्पेंड ही कर सकते हैं, और अगर पार्लियामेंट जो है अगर बाद में उसको अप्रूवल नहीं देगा आता है, जो सस्पेंडेड असेंबली है वो रीएक्टिवेट हो जाएगी। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस ए स्टेट गवर्नमेंट परस्यूइंग एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स इज लायबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। और ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म जो है हमारे बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रही है, एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज़ कर रही है, उसको प्रेसिडेंट रूल के अंदर अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का एक्शन लिया जा सकता है। द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड अंटिल दैट इट इज़ डन द मिनिस्टर शुड नॉट बी अनसीटेड।
मतलब अगर ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो स्टेट की गवर्नमेंट, जो पार्टी ने स्टेट की गवर्नमेंट फॉर्म की है, ऐसा लगता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मेजॉरिटी नहीं है स्टेट की असेंबली में। होता क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एमएलए के लिए इलेक्शंस होते हैं। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है असेंबली में, वो पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अगर ऐसा लगता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसका फैसला कब होगा? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। जो पार्टी का लीडर है, जनरली वही सीएम होता है, उनको गवर्नर बुलाते हैं। गवर्नर कहते हैं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप अपनी जो है मेजॉरिटी प्रूव करिए, और जब तक ये जो है टेस्ट नहीं होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब तक कोई भी मिनिस्टर को आप उसकी सीट से नहीं निकाल सकते, कोई भी मिनिस्टर को उसकी आपकी सीट से आप नहीं हटा सकते, ये गलत है। Where a new political party assume the power at the center, it will not have the authority to dismiss the ministry formed by other parties in the state। मतलब अगर सेंटर की कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है सेंटर पे, और सेंटर पे एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो सेंटर पे नई पॉलिटिकल पार्टी आई है उसके पास ये ताकत नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि आप उन मिनिस्टर्स को हटा दीजिए जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। मतलब अगर सेंटर में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट्स में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो सेंटर के पास ये राइट नहीं है कि आप स्टेट्स के उस मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स में जो मिनिस्टर्स वहाँ चुने गए हैं वो वहाँ की लोग जनता के द्वारा इलेक्ट करके चुने गए हैं। The power under Article 356 is an exceptional power and should be used only occasionally to meet the requirements of special situation। मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल को आप एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करिए जब आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव जो है काम नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 356 के अंदर जो पावर है प्रेसिडेंट रूल की, वो एक्सेप्शनल पावर है, इसको आप ओकेशनली इस्तेमाल कीजिए, और जब स्पेशल सिचुएशन हो, जब ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, तभी इस्तेमाल कीजिए। केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं जब सही से इस्तेमाल, मतलब प्रेसिडेंट रूल का कब सही इस्तेमाल किया गया है, सब गलत इस्तेमाल किया गया है, ये सब बताए गए हैं। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन 1988, सुप्रीम कोर्ट बम्बई केस 1984, एंड लिस्ट द सिचुएशन वेयर द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 356 कुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो अब सरकारिया कमीशन था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर, और सुप्रीम कोर्ट का जो बम्बई केस की जजमेंट थी, इन दोनों के बेस पर हम नीचे कुछ ऐसे सिचुएशंस को बता सकते हैं जिन सिचुएशन में अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हो अंडर आर्टिकल 356 तो वो सही होगा, प्रॉपर होगा, या गलत होगा, इम्प्रॉपर होगा। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट वुड बी प्रॉपर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आप प्रेसिडेंट रूल अगर नीचे दिए गए 6, मतलब यहाँ पे लक्ष्मीकांत में 6 सिचुएशंस दिए गए हैं, तो नीचे दिए गए अगर 6 सिचुएशंस में आप जो प्रेसिडेंट रूल हो अगर वो लगा रहे हो तो वो प्रॉपर होगा, जस्टिफाइड होगा। Where after the general elections to the assembly, no party secures a majority, that is hung assembly। hung assembly मतलब एक ऐसी असेंबली जहाँ पे कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को या फिर प्री पोल अलायंस को, मतलब इलेक्शन से होने वाले पहले अगर कोई भी पार्टीज मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं, कोलिशन बना लेते हैं, तो उसको एक प्री पोल कोलिशन को या फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो वो हंग असेंबली हो जाएगी, जहाँ पे किसी के पास मेजॉरिटी नहीं। तो जनरल इलेक्शंस हो गए असेंबली के और किसी भी पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं मिली तो हंग असेंबली है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। वेयर द पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी इज इन द असेंबली डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड कोएलिशन मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली है असेंबली में वो मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं करना चाहती, वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना चाहती, और गवर्नर जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और वो एक ऐसी कोएलिशन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं मिनिस्ट्री की जो मेजॉरिटी में आके गवर्नमेंट फॉर्म करे, तब लग सकता है प्रेसिडेंट रूल। Where a ministry resigns after its defeat in the assembly and no other party is willing or able to form the ministry commanding a majority in the assembly। मतलब अगर किसी पार्टी की मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया है हारने के बाद और असेंबली में कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है, या तो है ही नहीं मेजॉरिटी में, या फिर वो करना चाह ही नहीं रही है, विलिंगनेस नहीं है, या फिर वो कर नहीं पा रही है, मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको या तो मेजॉरिटी मिल नहीं रही है या फिर वो चाह नहीं रहे हैं। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको नहीं मान रही है तो तभी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इंटरनल सबवर्स वेयर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज और द फॉर्मेंटिंग अ वायलेंट रिवॉल्ट। जब कोई इंटरनल सबवर्जन हुआ है, यानी कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट काम कर रही है, उसके लॉस के अगेंस्ट काम कर रही है, कोई भी एक वायलेंट रिवॉल्ट छेड़ रही है। फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कोई एक फिजिकली ब्रेकडाउन हो गया जहाँ पे जो स्टेट की असेंबली है, गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मान रही है, डिस्चार्ज कर रही है, और हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को जो है खतरा है, मतलब इंडिया के कोई पार्ट को खतरा है। तो इन केसेस में प्रेसिडेंट रूल अगर लगाया जा रहा है तो वो जस्टिसिएबल होगा, सही होगा। द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द फॉलोइंग इन द स्टेट वुड बी इम्प्रॉपर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है स्टेट में इन नीचे दिए गए
7 सिचुएशन में, यहाँ पे मेंबर्स में 7 सिचुएशन दिए गए। अगर नीचे दिए गए 7 सिचुएशन में मैं जो बताऊंगा, अगर उन 7 सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है तो इम्प्रॉपर होगा, गलत होगा। Where a ministry resigns or dismisses on losing majority support in the assembly and the governor recommends imposition of president rule without probing the possibility of forming an alternative ministry। अब सपोज कर लीजिए एक मिनिस्ट्री, एक पार्टी है, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी लेकिन उन्होंने बाद में रिजाइन कर लिया, वो डिसमिस हो गए या फिर कुछ भी हुआ, क्योंकि या तो उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है अब असेंबली में। लेकिन जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया, गवर्नर जो है रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को। ऐसे गलत है। अगर एक पार्टी की मिनिस्ट्री अगर रिजाइन कर रही है, वो गवर्नमेंट से हट रही है, तो गवर्नर जो है पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या कोई एक ऐसी कोलिशन है। गवर्नर अपनी पूरी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने की। अगर गवर्नर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। गवर्नर को हर एक पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि कोई भी एक क्या कोई अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री फॉर्म किया जा सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई कोलिशन बनाई जा सकती है। तो गवर्नर को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। फिर भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। मतलब मिनिस्ट्री रिजाइन होने के बाद गवर्नर जो है कोशिश करेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने की। अगर गवर्नर नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट फॉर्म, तब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। Where the governor makes his or her own assessment of the support of the ministry in the assembly and recommends imposition of president rule without allowing the ministry to prove the majority on the floor of the house। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है स्टेट की, उसके पास सपोर्ट नहीं है, मतलब उन मिनिस्टर्स के पास सपोर्ट नहीं है असेंबली का, मतलब उन लोगों के पास असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है, और गवर्नर ने सीधा रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, बिना उस मिनिस्ट्री को एक बार मौका दिए कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। मतलब अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई जो मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट जिसने फॉर्म की, जो गवर्नमेंट रन कर रही है, उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, उसके पास जो है मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर जो है एक बार उस मिनिस्ट्री को एक मौका देगा कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आइए, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली आइए और अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। आप बिना प्रूफ करे डायरेक्टली ऐसा रिकमेंड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। Where the ruling party enjoys majority support with the assembly has suffered a massive defeat in the general elections to the Lok Sabha such as in 1977 and 1980। तो अगर रूलिंग पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सपोर्ट है असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन उन्होंने डिफीट, वो हार गए थे लोकसभा के इलेक्शंस में, जैसे कि हुआ था 1977 में और 1980 में, 1977 और 1980, मतलब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट और जनता पार्टी की बात हो रही है। आप समझ ही गए होंगे, जो 9 स्टेटों में उन्होंने लगाई थी इमरजेंसी, फिर इन्होंने ये पावर में है तो इन्होंने भी फिर 9 स्टेटों में इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसा करना गलत है। द इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्स और फिजिकल ब्रेकडाउन। अगर छोटा मोटा इंटरनल डिस्टर्बेंस है, कोई बड़ा फिजिकल ब्रेकडाउन के फेस वो नहीं ले रहा है, तभी भी जो है आप दूसरे जो आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उससे आप काम चलाइए। इंटरनल इमरजेंसी आप मत लगाइए, सॉरी प्रेसिडेंट रूल आप मत लगाइए। The maladministration in the state or allegation of corruption against the ministry in the strange financial exigencies of the state। अगर ऐसा लगता है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या फिर करप्शन है, तो डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट रूल मत लगाइए। एक बार आप जो है उसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। Where the state government is not given prior warning to ratify itself except in the case of extreme emergency leading to disastrous consequences। पहले आप स्टेट गवर्नमेंट को एक बार वार्निंग देंगे, प्रायर वार्निंग, मतलब पहले एक बार वार्निंग देंगे, डायरेक्ट आप जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते अनलेस कोई डिजास्टेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अर्जेंट है, लगाना ज़रूरी है, या फिर कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तभी लगा सकते हैं। Where the power is used to sort out intra-party problems and ruling of the ruling party or for the purpose of extraneous irrelevant to the one for which it has been conferred by the constitution। तो मतलब कोई पर्सनल जो हो गए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, पार्टी बेनिफिट के लिए, और उन इररेलेवेंट बेसिस पे अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इररेलेवेंट है, गलत है, बेसलेस है, तो उन पे भी आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, अब देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। Article 360 empowers the President to proclaim the financial emergency if he or she is satisfied that the situation has arisen due to which the financial stability or the credit of India or any part of its territory is threatened। तो आर्टिकल 360 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब पैसों की स्टेबिलिटी, हमारे इंडिया की क्रेडिट या फिर इंडिया की किसी पार्ट की क्रेडिट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जो है खतरा है। 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President declaring the financial emergency is final and conclusion and not questionable in any court or any grounds, but the provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978 implying the satisfaction of the President is not beyond the judicial review। तो वही बात
38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने प्रेसिडेंट रूल के केस में भी यही कहा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी यही कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं तो वो फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा, उसको कोई भी कोर्ट में जो है आप क्वेश्चनेबल मतलब कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, ये कहा। लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने प्रेसिडेंट रूल को भी कभी जो है पलटा दिया था, इसको भी वापस पलटा के ये कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब प्रेसिडेंट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से आप ऐसे इम्यूनिटी नहीं ले सकते, मतलब प्रेसिडेंट रूल को भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी आप जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, मतलब पार्लियामेंट से प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल क्या होगा और कितने समय के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। अब प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू, मतलब जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लगाएंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव होना होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होगा, 2 महीने के अंदर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशिंग, मतलब जिस दिन प्रोक्लेमेशन किया है प्रेसिडेंट ने उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर तक तो जो है अप्रूवल लेना होगा। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months without approving the proclamation, then the proclamation will survive until the 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after reconstruction, provided that the Rajya Sabha has in meantime approved it। मतलब पहली चीज़ तो प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का और उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल चाहिए। लेकिन सपोज कर लीजिए प्रेसिडेंट ने जो है प्रोक्लेमेशन दिया, ये जो अभी प्रोविजन मैं बता रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल में भी सेम था, नेशनल इमरजेंसी में भी सेम था, इसमें भी सेम वही है कि अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया 2 महीने का टाइम था लोकसभा राज्यसभा से पास कराना था, लेकिन इस 2 महीने के अंदर अंदर जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो गया, तो तब डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, नई लोकसभा चुन के आएगी, नई लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी पहली सीटिंग होगी, इस पहली सीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 1 महीने तक लोकसभा को तब तक ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, उस प्रोक्लेमेशन पर अपनी जो है अप्रूवल देना होगा या फिर उसकी मर्जी है तो वो नहीं देगा, लेकिन ये तभी होगा जब राज्यसभा उसको अप्रूवल देगा। मतलब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन होता है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल जरूरी है, कोई भी एक भी अगर ना कह दे तो वो नहीं होगा, तो राज्यसभा अगर अप्रूवल देगा तभी जो है प्रोक्लेमेशन लोकसभा के डिसोल्यूशन मतलब नई लोकसभा चुनने आने के फर्स्ट सीटिंग से 30 दिन तक सर्वाइव करेगा। अगर राज्यसभा उसको वैसे भी ना बोल देता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगी। Once approved by both the houses of the parliament, financial emergency continued indefinitely till it's revoked. This implies 2 things. There is no maximum period prescribed for its operation. Repeated parliamentary approval is not required for its continuation. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। पहली चीज़ तो अगर समय पहले तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी का, वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से जो है अप्रूव होगा, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। वो कब तक कंटिन्यू होगी? इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कंटिन्यू होगी, मतलब जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को नहीं हटाया जाता तब तक वो चलेगी। मतलब इसके 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो मैक्सिमम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी चलेगी, दूसरी चीज़ पार्लियामेंट का रिपीटेड अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है कंटिन्यूशन के लिए, मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान। पहली चीज़ तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 आप याद कीजिए, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 आप याद कीजिए। तब हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री का पीरियडिकल अप्रूवल जरूरी है, मतलब हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है, और नेशनल इमरजेंसी का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। और लेजिस्लेचर लोकसभा जो है वो रिवोक के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकती है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब रिवोक कर सकता है, लेकिन हर 6 महीने में उसका अप्रूवल की ज़रूरत थी, तो पीरियडिकल अप्रूवल ज़रूरी था। प्रेसिडेंट रूल में जो है 3 साल मैक्सिमम आप 3 साल तक ही चला सकते हैं, 3 साल के बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पावर वापस देनी होगी या फिर इलेक्शंस कराने होंगे अगर डिसॉल्व किया गया है। और दूसरी चीज़ 6 महीने का जो अप्रूवल है वो भी लिया जाता है, मतलब हर 6 महीने में जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है, और 1 साल से अगर आगे बढ़ाना है तो वो 2 कंडीशंस थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग है। पहली चीज़, कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है। प्रेसिडेंट रूल में 3 साल का मैक्सिमम पीरियड था, इसमें नेशनल इमरजेंसी में भी कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जब चाहे तब तक चलेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब तक वो रिवोक ना हो जाए। और दूसरी चीज़, पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हर 6 महीने में जो प्रेसिडेंट रूल के लिए अप्रूवल होता था, हर 6 महीने जो नेशनल इमरजेंसी के लिए रूल जो अप्रूवल होता था, वो पीरियडिकल अप्रूवल ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल कंटिन्यूएशन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। The resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of the parliament only by the simple majority, that is the majority of the members of the house present and voting। मतलब जो रेजोल्यूशन है, मतलब एक बार प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन दे दिया, और वो जो प्रोक्लेमेशन है वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा। किससे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट डाल रहे हैं, उन लोगों की मेजोरिटी, मतलब 50% से एक ज़्यादा। और प्रेसिडेंट रूल में भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, याद रखिएगा।
द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये तो चीज़ सब में सेम है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब चाहे तब प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, किसी भी टाइम उनकी मर्जी से एक प्रोक्लेमेशन देंगे, और ऐसे प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर एज फॉलोस, मतलब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो नीचे क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या फर्क आएंगे, ये देखते हैं। 3 चेंजेस यहाँ दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में। The executive authority of the center extend to give the direction to any state to observe as canons of financial property and such other direction to any state as the president may deem necessary। मतलब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और सेंटर जो है डायरेक्शंस भी दे सकता है स्टेट को किसी भी फाइनेंशियल मैटर्स में। मतलब आपके फाइनेंसेस आप ऐसे ऐसे खर्च करिए, कम एक्सपेंडिचर करिए, ऐसे डायरेक्शन सेंटर जो है स्टेट को दे सकता है। और कुछ और भी डायरेक्शन दे सकता है जो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई ऐसा डायरेक्शन फाइनेंशियल डायरेक्शन, फाइनेंशियल स्फीयर में, फाइनेंशियल मैटर में कोई ऐसा डायरेक्शन है जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये भी देना चाहिए, तो वो भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकते हैं प्रेसिडेंट। Any such direction may include provision requiring to reduce the salaries and allowance of all or any class of the persons serving in the state, be reservation of all the money bills or the financial bills for the consideration of the president after they are passed by the state legislature of the state। तो कोई भी एक ऐसा डायरेक्शन दे सकती है सेंटर और स्टेट को, और किसी भी प्रोविजन से, और सेंटर ये भी डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आपकी स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसकी सैलरीज को आप कम करिए, अलाउंसेस को आप कम करिए, ताकि एक्सपेंडिचर कम हो। और सेंटर जो है कोई भी मनी बिल को या फिर फाइनेंशियल बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए लग सकता है। द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और द फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, ये देखिए नॉर्मल के क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है, वो बिल जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए लगता है कुछ केसेस में, तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, गवर्नर नहीं देगी। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान अगर स्टेट ने कोई मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल को पास किया है तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा गवर्नर के द्वारा, मतलब गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखेंगे। The president may issue direction for the reduction of the salaries and allowance of all or any class of the persons serving in the union and the judges of the Supreme Court and High Court। मतलब प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि आप सैलरीज और अलाउंस को कम करिए उन सारे क्लास या फिर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन जो यूनियन के अंदर सर्व कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज को भी कम किया जा सकता है। Thus, during the operation of financial emergencies, the center acquires full control over the state in financial matters। मतलब अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तो सेंटर के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट्स के ऊपर, किसमें, फाइनेंशियल मैटर्स में, मतलब पैसों के मैटर्स पे सेंटर का जो है पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट्स के ऊपर। H.N. Kunzru, a member of Constituent Assembly, stated that the financial emergency provisions pose a serious threat to the financial autonomy of the state। तो H.N. Kunzru एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने कहा, सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, तो H.N. Kunzru ने ये कहा कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब फाइनेंशियल जो सोवरेनिटी है, जो ताकत है, जो पावर है, उसको कम कर रहा है, स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कम कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, इसको डिफेंड करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस आर्टिकल्स मोर और लेस फॉलोज द पैटर्न of which is called National Recovery Act of United States passed in 1933, which gave the president power to make similar provisions in order to remove difficulties both economical and financial that had overtaken the American people as a result of Great Depression। तो ये जो आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये कम या ज़्यादा किसको फॉलो कर रहा है, किसके पैटर्न को, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल रिकवरी एक्ट, तो 1933 में पास किया गया था, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो इस एक्ट ने वहाँ के प्रेसिडेंट को ये ताकत दी थी कि वो जो है प्रेसिडेंट को कुछ ताकत दी थी, जिससे प्रेसिडेंट ने जो डिफिकल्टीज़, मतलब जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ थी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ थी, उसको प्रेसिडेंट हटा सके और अमेरिका के पीपल को बचा सके ग्रेट डिप्रेशन से। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर सो फार दो दे वेर फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991। तो 1991 में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत नीचे गिर गए थे, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुँचा था। बाद में हमने LPG रिफॉर्म्स करके खुद को जो है फिर से स्टेबल बनाया। ऐसा लग रहा था कि तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, लेकिन तब तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है इंडिया में, थैंक गॉड, गुड फॉर अस, प्राउड ऑफ इट। क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब इमरजेंसी प्रोविजन को किस किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। सम ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, क्यों ला रहे हो, क्यों इंक्लूड कर रहे हो इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे
5 पॉइंट्स दिए गए हैं। द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड एज द यूनियन विल बिकम ऑल पावरफुल। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग हो रहा है? सेंटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि यूनियन जो है पावरफुल हो जाएगा इमरजेंसी के केस में, ये कहा गया। दूसरी चीज़, द पावर ऑफ द स्टेट्स बोथ यूनियन एंड इट्स यूनिट्स द पावर ऑफ द स्टेट बोथ यूनियन एंड इट्स यूनिट्स विद एंटायरली बी कॉन्सेंट्रेटेड विद द हैंड्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स की पावर है, जो यूनियन की पावर है, वो पूरी किसके पास चलेगी? यूनियन के पास, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर चले जाएगी। प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर, ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डिक्टेटर की तरह काम करेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी नलिफाइड। ऊपर यही एच.एन. कुंजरू जी ने भी यह कहा था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कम कर रहा है, नलिफाई कर रहा है। द फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉयड। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का जो मैकेनिज्म है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट जो है मीनिंगलेस हो जाते हैं, सिर्फ नाम के हो जाता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये कहा गया है क्रिटिक्स के द्वारा। थस H.V. Kamath observed, I fear that a single chapter we are seeking to lay the foundation of an totalitarian state, a police state, a state completely opposed to all the ideals and the principles that we have held aloft during the last few decades, a state where the rights and liberties of the million of innocent men and women will be continuous jeopardy, and the state where if there is a peace, it will be a piece of grave and void ऑफ डेजर्ट। तो एच.वी. कामन्नाथ ने ये कहा कि एक सिंगल चैप्टर की वजह से हमारा ये जो एक चैप्टर है ये एक टोटलिटेरियन स्टेट को बना देगा और एक पुलिस स्टेट को बना देगा, मतलब जहाँ पे लोगों के राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। स्टेट कंप्लीट एक ऐसा स्टेट जो हमारे आइडियाज़ को, हमारे प्रिंसिपल्स को अपोज करता है, जहाँ पे लाखों लोगों के राइट्स और लिबर्टीज़ को, फ्रीडम को जो है, इनोसेंट लोगों के फ्रीडम्स को, लिबर्टीज़ को, राइट्स को, औरतों और आदमियों के फ्रीडम को, राइट्स को जो है एक जियोपार्डी, मतलब जो है आप कह सकते हो कि खतरे में डाल दिया है। और एक स्टेट जहाँ पे सिर्फ पीस, अगर आपको पीस मिलेगी तो वो सिर्फ खबर में मिलेगी, ऐसा कहा एच.वी. कामत ने। It will be a day of shame and sorrow when the president makes the use of the power having no parallel in the constitution of democratic in any of the constitution of democratic countries of the world. 16 the Constituent Assembly debate. तो ये एक शर्म का दिन होगा जब प्रेसिडेंट जो है इन ऐसी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। के.टी. शाह डिस्क्राइब्स देम एज अ चैप्टर ऑफ रिएक्शन, retrogression. I find it cannot be noticed to two distinct current of the thoughts underlying the influence throughout the provisions of the chapter to arm the center with the special powers against the units, to arm the government against the people. तो के.टी. शाह जो कह रहे हैं ये एक ऐसा चैप्टर है, ये रिएक्शन का चैप्टर है, रेट्रोग्रेशन का चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत दे रहा है, स्पेशल पावर दे रहा है, किसके अगेंस्ट? यूनिट्स मतलब स्टेट्स, हमारे स्टेट्स के अगेंस्ट ताकत दे रहा है, और जो गवर्नमेंट है उसको पीपल यानी कि सिटीजन्स हमारे अगेंस्ट भी ताकत दे रहा है, ये कहा के.टी. शाह ने। टी.टी. कृष्णमाचार्य feared that by means of these provisions the president and the executive would be exercising a form of constitutional dictatorship. तो के.टी. शाह ने कहा कि उन्हें ये डर लग रहा है कि इन प्रोविजंस के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है ये अपनी पावर ऐसे एक्सरसाइज करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप है, मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमें डिक्टेटरशिप, जो एग्जीक्यूटिव है उसको डिक्टेटर बना दिया गया है। H.N. Kunzru opined that the emergency financial provision pose a serious threat to the financial autonomy of the state. ये ऊपर भी हमने पढ़ा था कि H.N. Kunzru के हिसाब से अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन को इंक्लूड किया गया तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स की कम हो जाएगी। However, there were also protagonists of the emergency provision in the Constituent Assembly. Thus, Sir Alida Krishnaswamy Iyer labeled them as a very life breath of the Constitution. Mahabir Tyagi opined that they would work as a safe valve and thereby help in maintenance of the Constitution. तो बहुत सारे प्रोटैगोनिस्ट भी थे इमरजेंसी प्रोविजन के। सर अलीदा कृष्णस्वामी अय्यर जी ने कहा कि ये एक लाइफ ब्रेथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। महावीर त्यागी जी ने कहा सेफ वेल्व भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेंटेन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करती है। वाइल डिफेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऑल्सो एक्सेप्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मिसयूज। ही ऑब्जर्व दैट आई डिड नॉट altogether deny that there is a possibility of the article being abused or employed for a political purpose. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी डिफेंड करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन को। देखिए, मैं जितना समझता हूँ इमरजेंसी प्रोविजन को इसलिए लाया गया है ताकि कल के दिन हमारी इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को खतरा ना पहुँचे। हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको सेफगार्ड किया जा सके। कल के दिन इंडिया का कोई पार्ट इंडिया से अलग ना हो, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी बरकरार रहे। कल के दिन अगर हमें कोई एक वार फेस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम
एक वार को हम तभी लड़ सकते हैं जब इंडिया के हर एक पार्ट इंडिया के साथ मिलके हम सब एकजुट होकर यूनिटी के साथ लड़ेंगे, तभी हम कोई वार जीत पाएंगे। तो ऐसे अबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाना ज़रूरी था। अबनॉर्मल कंडीशंस को फेस करने के लिए, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, हमारे इंडिया को एक यूनिट बनाने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैंने जितना पढ़ के समझा है तो इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए मेन पर्पस ये था हम लोगों को इनकॉर्पोरेशन करने का। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इनको डिफेंड करते हुए ये कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज़ हुआ जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं डिनाई कर रहे कि आर्टिकल्स जो है इनका मिसयूज़ किया जा सकता है और पॉलिटिकल पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भी पता थी। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। लास्ट में टेबल 17.2 देख लीजिए। इसमें आर्टिकल 352 जो है इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर जो है स्टेट इमरजेंसी यानी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 355 जो है ड्यूटी है यूनियन की, जो सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के ऊपर ड्यूटी डालता है कि स्टेट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे। बाकी के सारे आर्टिकल्स है, आप एक बार रीडिंग मार लीजिए। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 2 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।